हेलो दोस्तों, एनके शर्मा रेलवे क्लासेस जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी में। और बायोलॉजी की एक शाखा होती है जूलॉजी, जिसे जंतु विज्ञान बोलते हैं। उस जंतु विज्ञान के अंदर हम बात करने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में। और वो पाचन तंत्र हम पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कि मानव पाचन तंत्र होता क्या है, कैसे कार्य करता है, कौन कौन से अंग इसमें भाग लेते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां इसमें भाग लेती है, और पाचन तंत्र का कार्य होता क्या है। जो हम भोजन खाते हैं, जो हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खाते हैं, जो दीर्घ पोषक तत्व खाते हैं, जो जटिल अवस्था में पाए जाते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, कुछ भी जो चीज हम खाते हैं वो कैसी फॉर्म में होती है, जटिल फॉर्म में होती है, जटिल अवस्था में होती है। उसको जो हमारा पाचन तंत्र है, जो अंग है पाचन तंत्र के अंदर, जो ग्रंथियां हैं, वो उनको क्या कर देती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। मतलब उनको क्या कर देती है, छोटे फॉर्म में तोड़ देती है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, वसा खाते हैं। तो जो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट को जब डाइजेस्टिव सिस्टम किस में बदल देता है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज में बदल देता है। जो हमारा प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को ये किस में बदल देता है, पॉलीपेप्टोन्स में बदल देता है, छोटे छोटे टुकड़े कर देता है प्रोटीन के, या उसको अमीनो एसिड में बदल देता है। अगर हम बात करें फैट की यानी वसा की, तो वसा क्या है, चिकना पदार्थ है। उसको किस में बदल देता है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो बदल देता है आपके फैटी एसिड में या फिर आपके ग्लिसरॉल में बदल देता है। दोस्तों ठीक है, तो भोजन का जो पाचन होता है, हम सभी जानते हैं और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। तो वो मुख से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों, मुख से प्रारंभ होता है। छोटी जानकारी दे देते हैं और छोटे मोटे जो क्वेश्चन है इसमें इसी में निकल के आ जाएंगे। फिर हम आगे विस्तृत बात करेंगे कि एग्जामिनर जो है वो किस प्रकार से प्रश्न पूछने लग गया है आजकल, और कहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं पाचन तंत्र से, और किस प्रकार के पूछे गए हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, मुख से पाचन तंत्र प्रारंभ होता है। अगर हम बात करें मुख में, तो मुख के अंदर दांत होते हैं, जीभ होती है और आपके लार ग्रंथियां होती हैं। जो दांत होते हैं वो भोजन को खाने का, पचाने का, तोड़ने का, पीसने का, इनका काम करते हैं। लार ग्रंथि क्या करती है, उसमें भोजन को लसलसा बनाने के लिए काम आती है। दूसरी बात, लार से एक एंजाइम और निकलता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। वो क्या करता है, जो भोजन के द्वारा जो बैक्टीरिया हैं, जो रोग के कण आए हैं, रोगाणु आए हैं, उनको नष्ट करता है। अगर हम बात करें जीभ की, तो जीभ लार मिलाने का काम करती है और भोजन को निगलने का काम करती है। तीसरा काम ये और करती है क्या, स्वाद लेने का काम करती है, क्योंकि इसकी जो सतह होती है, जो जीभ है, उसके ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। तो हमने कैसा भोजन खाया है, तीखा है, कड़वा है, मीठा है, खारा है, जो भी जो स्वाद है, उन सभी का अनुभव कौन करती है, जीभ करती है। तो ये भी पाचन तंत्र का हिस्सा है। बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जो पाचन तंत्र है, मानव पाचन तंत्र की क्लास रहने वाली है, इसके बारे में बात करते हैं कि मानव पाचन तंत्र में आता क्या क्या है। तो दोस्तों, मानव पाचन तंत्र में मेनली मुख्यतः तो आहार नाल आती है, आहार नाल आती है और एक ग्रंथियां आती हैं। अब ये आहार नाल होती क्या है, आहार मतलब होता है भोजन, आहार मतलब क्या होता है, भोजन, और नाल मतलब एक नली जिसके द्वारा भोजन जाता हो, जिस नली के द्वारा भोजन जाता हो वो क्या कहलाती है, आहार नाल कहलाती है, फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, आहार नाल के बारे में बात करते हैं। देखिए, पाचन मानव पाचन तंत्र में मुख्यतः आहार नाल व ग्रंथियां पाई जाती हैं। और आहार नाल की जो लंबाई होती है अप्रोक्स 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है, इतनी लंबी आहार नाल होती है। अगर हम बात करें ग्रंथि की, तो आपके जब हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो इसमें कुछ ग्रंथियां भी आएंगी, और वो ग्रंथियां कैसी होंगी, आपके बहिर्स्रावी ग्रंथियां होंगी। कैसी ग्रंथियां होंगी दोस्तों, बहिर्स्रावी ग्रंथियां होंगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगी, जो एंजाइम का श्रावण करेंगी। किसका श्रावण करेंगी, एंजाइम का श्रावण करेंगी। जैसे आपके यकृत, तो यकृत कैसी ग्रंथि है, बहिर्स्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अग्नाशय भी आएगी, लेकिन अग्नाशय जो है, पेनक्रियास जो है, वो मिश्रित ग्रंथि का काम करती है, वो एंजाइम का भी श्रावण करती है दोस्तों, और आपके हार्मोन का भी श्रावण करती है। नाम सुना होगा, इंसुलिन हार्मोन जो है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है, आपके अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। और अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका से स्रावित होता है दोस्तों। किससे स्रावित होता है, बीटा सेल, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है।
इंसुलिन हार्मोन की कमी से आपके ग्लूकोज बढ़ने लग जाएगा रक्त के अंदर, यानी शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। जब इंसुलिन हार्मोन कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है रक्त के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की, यानी शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो उस रोग को क्या कहा जाता है, मधुमेह यानी डायबिटीज कहा जाता है। जब इंसुलिन की अधिकता हो जाती है और ग्लूकोज की कमी हो जाती है, शर्करा की कमी हो जाती है, तो उस रोग को क्या कहा जाता है, आपके हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। उनके बारे में हम बात विस्तृत जानकारी आगे प्राप्त करेंगे। और इसी में एक ग्रंथि और आती है जो लार ग्रंथि है। और लार ग्रंथि तीन प्रकार की होती है, 3 भाग होते हैं और ये प्रत्येक जोड़ी में होती है। तो टोटल कितनी हो जाती है, ये 6 हो जाती है। आगे हम बात करने वाले हैं कि आहार नाल जो एलिमिनेटरी कैनल है, आहार नाल है, वो उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है दोस्तों। कितनी होती है, 8 से 10 मीटर, जो मुख गुहा से मल द्वार तक लंबी होती है। कहां से होती है, मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी। ये है ना जो मुंह, जो हमारे जो 2 चलायमान होठ है, मुलायम होठ, इनसे घिरी हुई जो संरचना है अंदर की, वो उसे बोलते हैं बकल कैविटी यानी मुख गुहा। इसे दूसरा नाम भी बोलते हैं ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं। यहां से ये स्टार्ट होती है और अंत कहां होता है इसका, गुदा यानी एनस तक होता है। कहां, मल द्वार तक होता है। देखिए आहार नाल यहां से स्टार्ट हुई। अब देखिए कि आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है, लेकिन हमारा जो शरीर है उसके अंदर ये दिखाई क्यों नहीं देती इतनी लंबी नाल, इसलिए नहीं दिखाई देती। देखो दोस्तों, यहां से ये आहार नाल प्रारंभ हो गई। अब आहार नाल का ही भाग कौन है, पेट है। पेट आहार नाल का भाग है, ठीक है। और आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा भाग जो होता है वो आप कौन होता है, पेट, आमाशय, स्टोमैक, एब्डोमेन होता है, ठीक है। अब ये पेट के बाद ये कौन सी आंत जुड़ती है, इससे छोटी आंत जुड़ती है। क्या जुड़ती है, छोटी आंत। अब ये छोटी आंत व्यास में छोटी होती है, व्यास में छोटी होती है, लेकिन लंबाई में क्या होती है, बड़ी होती है। अब ये घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के ये मतलब कुंडली आकार में है। कैसे है, जैसे सांप कुंडलियां मार के बैठता है, ठीक है। एक तार है 100 मीटर लंबा, लेकिन अपन उसकी जब घड़ी कर देते हैं, उसको फोल्ड कर देते हैं तो वो एक छोटे से आकार में हो जाता है, भले ही वो लंबा है 100 मीटर लंबा। इसी प्रकार जो हमारी आहार नाल है वो भी ऐसे बैंड हुई, घूमी हुई, यानी कोइल्ड के रूप में है। तो ये जाके आगे किससे जुड़ जाती है, छोटी आंत, वो बड़ी आंत से जुड़ जाती है। अब ये बड़ी आंत आ गई, क्योंकि बड़ी आंत व्यास में बड़ी होती है लेकिन लंबाई में क्या होती है, छोटी। और ये बड़ी आंत का लास्ट वाला भाग है जिसे क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। यहां तक ये लास्ट होती है आहार नाल। तो प्रारंभ कहां से हुई, मुख गुहा से, यानी मुख से प्रारंभ होती है आहार नाल, और अंतिम छोर क्या होता है इसका, एनस होता है। तो ये कितनी मीटर लंबी होती है, लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है दोस्तों। अगर हम हमारी स्किन हटा दें, उसके बाद पसली हटा दें, तो ये वाला फोटो फ्रेम निकल के आएगा। और इस फोटो फ्रेम के अंदर आपको आहार नाल दिख रही है, ठीक है। अगर हम आहार नाल को स्ट्रेच करें तो ये 8 से 10 मीटर लंबी होगी लगभग, लेकिन हमको दिखाई ऐसे नहीं देती। आगे हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो पाचन तंत्र का आहार नाल भी भाग होता है। अगर हम बात करें कि आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा भाग तो कौन हो गया, आपके पेट। लेकिन आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, वो छोटी आंत हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, छोटी आंत हो जाएगी, लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं भाग कौन कौन से, आहार नाल के भाग कौन कौन से हैं। आहार नाल के भाग में हम बात करेंगे पहले मुख के बारे में, यानी माउथ के बारे में बात करेंगे। यह दरार के समान 2 मुलायम चलनशील होठों से घिरा होता है। जो मुख होता है, जो हमारा माउथ होता है अंदर, देखो मुंह एक होता है, मुंह, और एक होता है मुख। मुख मतलब होता है माउथ, और मुंह मतलब होता है फेस, यानी बाहर वाला हिस्सा, ठीक है। और मुख के अंदर आपके दांत वगैरह ये रहते हैं, जीभ है, लार ग्रंथि है। तो मुख यह दरार के समान 2 मुलायम चलनशील होठों से घिरा होता है। आगे हम बात करते हैं, यह जबड़ों के बीच खुलता है, जिसे मुख गुहा यानी बकल कैविटी कहते हैं। क्या, यह जबड़ों के बीच खुलता है। देखो 2 मुलायम होठ हैं, इन होठों की संरचना के यानी दरार के बीच पीछे क्या हुआ है, हमारे दांत हैं, जीभ है, इनके अंदर है, भीतर की साइड है। तो यह दरार के समान 2 मुलायम चलनशील होठों से घिरी हुई एक संरचना है। यह जबड़ों के बीच खुलता है। कहां खुलता है, जबड़ों के बीच खुलता है, जिसे क्या कहते हैं, बकल कैविटी, यानी आपके ओरल कैविटी भी इसे ही कहते हैं, इसे ही मुख गुहा कहा जाता है। अब जबड़ों के बीच खुलता है, हमारे 2 जबड़े हैं। कितने जबड़े हैं दोस्तों, 2 जबड़े हैं। वो 2 जबड़े कौन कौन से हो गए, एक तो ऊपर वाला जबड़ा है और एक नीचे वाला जबड़ा है।
नीचे वाले जबड़े में कौन सी हड्डी पाई जाती है? नीचे वाले जबड़े में मैंडिबल की हड्डी पाई जाती है, जो मानव शरीर की सबसे मजबूत कठोर हड्डी है। मानव शरीर की सबसे मजबूत कठोर हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी, या इसे नाम दिया गया है मैंडिबल की हड्डी। तो हमारी जबड़े की बात हो रही है, दो जबड़ों की बात हो रही है। तो ऊपर वाला जो जबड़ा होता है, ऊपर वाला जो जबड़ा होता है वो मैग्जिला होता है। क्या होता है? मैग्जिला, ठीक है। नीचे वाला जो जबड़ा होता है वो मैंडिबल है। नीचे वाला कौन सा है? मैंडिबल है। अब हम बात करें जो मैग्जी वाला जो जबड़ा है, मैग्जिला वाला जो जबड़ा है वो इमूवेबल होता है, वो चलनशील नहीं होता, वो फिक्स होता है। हमारा चलने वाला जो जबड़ा है, जो गति करता है, जो हिलडुल सकता है, वो जबड़ा कौन सा है? मैंडिबल का जबड़ा, यानी नीचे वाला जबड़ा मूवेबल है, यही चलता है। ऊपर वाला तो फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये कितने जबड़े होते हैं? दो जबड़े होते हैं। मैंडिबल की हड्डी नीचे है, मैग्जिला ऊपर है। आगे हम बात कर लेते हैं। ये हो गया आपके, ये देखो, दो चलायमान होठों से घिरी हुई संरचना क्या कहलाती है? मुख कहलाती है। मुख के अंदर आपके दांत आ रहे हैं, जीभ आ रही है और लार ग्रंथियां भी हैं दोस्तों, ठीक है। जीभ भी है, लार ग्रंथि भी है और आपके दांत भी हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, वो प्रकार पढ़ेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं मानव में, ठीक है। सब तरह के दांत हम पढ़ने वाले हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखो, प्रकोष्ठ वेस्टिबल, ये क्या होता है? यह है श्लेष्म ग्रंथि। यह श्लेष्म ग्रंथि के आवरण से ढका रहता है। अंदर श्लेष्म का श्रावण होता है, श्लेष्म ग्रंथि अंदर होती है, वेस्टिबल अंदर है, तो ठीक है। तो ये किस ग्रंथि से ढका रहता है? वेस्टिबल, वो ढका रहता है आपके श्लेष्म ग्रंथि से। आगे हम बात कर लें मुख गुहा के बारे में बात करते हैं। बकल कैविटी, नाम भी सुना होगा। और अपन देसी अंदाज में एक बात भी बोलते हैं, किसी से जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो कहते हैं कि बक्कल जड़ाना। तो बक्कल जड़ाने का मतलब है मुंह जड़ाना, अगर थप्पड़ पड़ेगा मुंह जड़ जाएगा, ये कहते हैं, सुना भी होगा ये लाइन। तो बक्कल का मतलब ही क्या होता है? मुख। और कैविटी का मतलब क्या होता है? गुहा। केविटी केव शब्द से मिलकर बना है। केव वर्ड, केव मतलब होती है गुफा या गुहा। शेर की हो, चाहे किसी भी जानवर की हो, किसी भी चीज की हो, एक साइड से खुली रहेगी, दूसरी साइड से उसका छोर क्या होगा? बंद होगा। इसे सुरंग नहीं बोल सकते क्योंकि सुरंग दोनों साइड से खुली रहती है। आगे हम बात करते हैं, इसमें दांत आते हैं। मुख गुहा के अंदर क्या आएंगे दोस्तों? दांत आएंगे, जीभ आएगी, लार ग्रंथियां आएंगी, ठीक है। और इसके ऊपरी भाग को तालु या पैलेट कहते हैं। देखिए, जब जीभ को हम ऊपर की साइड लगाते हैं, ऊपर की साइड टच करते हैं मुंह के अंदर, मुख के अंदर, तो हमें एक सेंसिटिविटी सी यानी झुंझुनाहट सी, एक हल्की सी खुजली जैसा अनुभव होता है, वो तालु है दोस्तों। क्या है वो? तालु है, जिसे पैलेट बोलते हैं। ऊपर व नीचे के जबड़ों में दांत पाए जाते हैं या दांत लगे होते हैं। ऊपर व नीचे के जबड़ों में क्या लगे होते हैं? दांत लगे होते हैं। ऊपर वाला जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा, ठीक है। ऊपर वाले जबड़े में 16 दांत, नीचे वाले जबड़े में 16 दांत। टोटल कितने हो गए? 32 हो गए। टोटल कितने हो गए? 32 हो गए। वो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि मानव में कितने दांत दोबारा आते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? मिल्की टीथ, दूध के दांत। तो अगर उनका दूसरा नाम है द्विवार दंती, जो जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, वो कितने दांत हैं? 20 दांत हैं, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। जो हम छोटे थे, बचपन में हमारे टूट जाया करते थे। और एक होते हैं एक बार दंती, जो जीवन काल में एक ही बार आते हैं। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितनी बार दांत आते हैं? कुल टोटल कितने दांत होते हैं पूरे जीवन काल के अंदर? तो 32 तो है प्रेजेंट टाइम, और 20 हमारे टूट चुके। तो 20 और 32 कितने हो गए? 52 हो गए। आगे हम बात करेंगे जब दांत आएगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं दांत के बारे में। जो दांत होते हैं वो किसके बने होते हैं? ये ध्यान रखना, दांत जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के दांत बने होते हैं। हमारे दांत जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, जो दांतों का अध्ययन होता है, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दांतों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों आपके डेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंटोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेंटोलॉजी कहलाएगा। इसमें ओ साइलेंट होता है। ओ क्या होता है? साइलेंट होता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, मुख गुहा के ऊपरी व निचले जबड़ों पर मजबूत दांत पाए जाते हैं। मुख गुहा यानी बकल कैविटी के अंदर दांत तो होते ही हैं,
जीभ भी होती है आपके, लार ग्रंथि भी होती है। तो मुख गुहा के ऊपरी व निचले जबड़ों पर क्या पाए जाते हैं? मजबूत दांत पाए जाते हैं। और दांत कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। किस कारण होते हैं? क्योंकि एक कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। जिसका अंडे का छिलका किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आगे हम बात करते हैं। मनुष्य के दांत जबड़ों की हड्डियों के मध्य में या जबड़ों की हड्डियों में धसे रहते हैं। कैसे दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में हड्डियों में धसे रहने वाले दांत पाए जाते हैं। अब हम जुड़ने के आधार पर भी दांतों के प्रकार पढ़ेंगे कि जुड़ने के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है हड्डी की सतह पर जुड़े रहने वाले, एक होता है हड्डी की खांच में धसे रहने वाले, एक होता है हड्डी के मध्य से जुड़े रहने वाले। ठीक है, उनके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट है आपके दांतों के प्रकार। तो दांत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक है आपका समदंती। क्या कहलाएगा? समदंती यानी होमोडोंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होमोडोंट यानी समदंती कहलाएगा। सभी प्रकार के एक प्रकार के दांत, सभी दांत कैसे होते हैं? एक प्रकार के होते हैं, समान होते हैं। और यदि एक नुकीला है तो सारे कैसे होंगे? नुकीले नुकीले होंगे। एक छोटा है तो सभी कैसे होंगे? छोटे, मतलब सेम साइज के होंगे, कोई अलग दांत नहीं होगा। वो क्या होगा? समदंती। और वो किसमें पाया जाता है? मछली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? वो मछली में पाया जाता है। इस प्रकार के दांत होते हैं मछलियों में। किस प्रकार के दांत होते हैं? इस प्रकार के दांत होते हैं। अगर डॉल्फिन मछली देखी हो तो डॉल्फिन में भी इसी प्रकार के दांत होते हैं, जो भारत की क्या है? राष्ट्रीय मछली है। ठीक है। होमोडोंट, देखो अगर ये नुकीला है तो सारे नुकीले हैं, सब सेम साइज में। ये देख लीजिए, सामने लिखा हुआ दिख रहा है, चित्र डायग्राम दिख रहा है आपको, ये रहा। सभी कैसे हैं? एक समान है। जो नुकीले हैं तो सारे नुकीले नुकीले होंगे, और छोटे हैं तो सभी कैसे होंगे? छोटे होंगे। आगे हम बात करते हैं विषमदंती के बारे में, हेटेरोडोंट के बारे में बात करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं, सेम नहीं होते। छोटा भी होगा, कोई बड़ा होगा, कोई नुकीला होगा। ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के दांत, और ये विभिन्न प्रकार के दांत किसमें पाए जाते हैं? हम में ही पाए जाते हैं, मानव में पाए जाता है। देखो आगे वाले जो दांत हैं वो चपटे हैं, धारदार तो हैं लेकिन चपटे हैं। उनके साइड में सटे हुए जो दांत हैं वो कैसे हैं? नुकीले हैं। यानी रदनक कैसे हैं? नुकीले हैं। कृतनक कैसे हैं? चपटे हैं। और रदनक, जो रदनक है, रदनक के पीछे वाले जो दांत हैं यानी अग्रचवर्णक और चवर्णक यानी मोटे दांत, वो अलग डिजाइन के हैं। तो इन मानव में अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, एक समान प्रकार के दांत नहीं पाए जाते। तो विभिन्न प्रकार के दांत किसमें पाए जाते हैं? मानव में पाए जाते हैं। ये रहा। ठीक है। आगे चपटे हैं, एक साइड में नुकीला है, फिर पीछे को कैसे हैं? छोटे हैं लेकिन मोटे हैं। आगे हम बात करते हैं जुड़ने के आधार पर। हम बात कर लेते हैं कि जुड़ने के आधार पर, इनकी संधि के आधार पर ये दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत जुड़ने के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आपके सामने है पार्श्वदंती यानी प्लूरोडोंट। क्या है दोस्तों? पार्श्वदंती यानी प्लूरोडोंट। अब ये कैसे होते हैं? तो ये हड्डी के मध्य से जुड़े होते हैं। किससे कैसे जुड़े होते हैं दोस्तों? ये हड्डी के मध्य से जुड़े होते हैं। हड्डी के कैसे जुड़े होते हैं? हड्डी के मध्य से जुड़े होते हैं। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके छिपकली में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ये छिपकली में पाए जाते हैं। हड्डी के कहां से जुड़े होते हैं? मध्य से जुड़े होते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं? आपके छिपकली में पाए जाते हैं। किस प्रकार से जुड़े होते हैं ये देख लीजिए। ये ऐसे जुड़े होते हैं। ये हो गई हड्डी, ये हो गया आपका क्या? दांत हो गया। ये क्या हो गया? ये दांत हो गया। और ये कैसे जुड़े होंगे? हड्डी के मध्य से जुड़े होंगे। ये बीच से जुड़ा हुआ दांत है। ये हड्डी हो गई आपके, ये वाला हिस्सा हड्डी का हो गया, और ये क्या हो गया? दांत। तो ये हड्डी के बीच से जुड़े होते हैं, मध्य से जुड़े होते हैं। और ये किसमें पाए जाते हैं? आपके छिपकली के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपके अग्रदंती। क्या आता है दोस्तों? अग्रदंती, जिन्हें बोलते हैं एक्रोडोंट बोलते हैं। ये हड्डी की सतह पर जुड़े होते हैं। कहां जुड़े होते हैं? ये हड्डी की सतह पर जुड़े होते हैं। किस प्रकार से जुड़े होते हैं ये देख लीजिए। ये हमने क्या बना दी? एक हड्डी बना दी। क्या बना दी हमने? ये बना दी हमने हड्डी। और ये हड्डी के ऊपर यानी सतह पर जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? ये हड्डी की सतह पर जुड़े होते हैं। इस प्रकार से जुड़े होते हैं। अंदर ना तो धसे रहते हैं, ना ही ये मध्य में लगे होते हैं, ना ये खांचे में स्थित होते हैं। ये सिर्फ हड्डी की ऊपरी सतह से जुड़े रहते हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दोस्तों आपके सांप में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? सांप में पाए जाते हैं। किस में पाए जाएंगे? सांप के अंदर एक्रोडोंट यानी गर्त दंती पाए जाते हैं। और ध्यान रखना, सांप में दांत तो काफी होते हैं, लेकिन जो विष का जो श्रावण करता है, जो हमको काटता है सांप, और काटने के बाद हम देखते हैं कि दो ही दांत जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। और जो खेल दिखाने वाले होते हैं सांप का, वो क्या करते हैं? उन्हीं दो दांतों को तोड़ देते हैं। उन दो दांतों को तोड़ने के बाद
जो हमारे मुंह के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे लार ग्रंथि कहते हैं, और लार ग्रंथि का एक भाग होता है पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पैरोटिड ग्रंथि। वो पैरोटिड ग्रंथि हमारे अंदर लार का स्रावन करती है। लेकिन जो आपके सांप है उसमें भी पाई जाती है पैरोटिड ग्रंथि, वो विष का स्रावन करती है, जहर यानी पॉइजन का स्रावन करती है। जिस प्रकार से डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है हमारी त्वचा के अंदर, तो उस इंजेक्शन के द्वारा जो सिरिंज होती है, जो सुई होती है उसकी, वो सुई देखना कैसी होती है, अंदर से खोखली होती है। इसी प्रकार सांप के दांत होते हैं। जैसे ही सांप काटता है तो उसकी जो पैरोटिड ग्रंथि है, लार की जो ग्रंथि है, वो विष का स्रावन करती है, और वो विष उन दांतों के द्वारा हमारी त्वचा के अंदर, हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर की सुई के जैसी संरचना होती है खोखली, वैसे ही दांत किसके होते हैं? सांप के। अगर उनको तोड़ दिया जाए तो शरीर के अंदर, चाहे वो इसके अंदर जहर कितना भी हो, अंदर जा पाएगा क्या? बिना घाव के जहर जा पाएगा अंदर? नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो सांप के दांत तोड़ दिए जाते हैं जबकि जहर उनके अंदर होता है। आगे हम बात करते हैं गर्तदंती। अब ये गर्तदंती यानी थैकोडोंट किसे कहते हैं? ये दांत हड्डियों की खांच में धसे होते हैं। किसमें धसे होते हैं दोस्तों? ये दांत हड्डियों की खांच में धसे होते हैं, और ये घड़ियाल में पाए जाते हैं। घड़ियाल कैसा होता है? मगरमच्छ जैसा ही होता है, वैसा ही शरीर होता है मगरमच्छ जैसा, लेकिन इसकी जो त्वचा होती है, पीठ होती है, इस पर मतलब कांटे जैसी संरचना नहीं पाई जाती, जबकि मगरमच्छ पर पाई जाती है। मगरमच्छ का मुंह बड़ा होता है और इसका मुंह आगे से छोटा होता है, पतला होता है। ठीक है, और घड़ियाल को एलिगेटर बोलते हैं। देखिए इस प्रकार से होंगे ये दांत। जो गर्तदंती होंगे वो इस प्रकार से होंगे आपके। ये आपके गर्तदंती है, थैकोडोंट। ये रहा आपके गर्दंती। ये हड्डियों की खांच से धसे होते हैं, दिख रहा है। ये हड्डियों की एक्रोडोंट, ये हड्डियों की सतह से जुड़े होते हैं। प्लूरोडोंट, ये हड्डी के मध्य से जुड़े होते हैं, दिख रहा है आपको सामने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपके सांप, सांप में दांत पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये घड़ियाल हो गया। घड़ियाल का देखो मुंह कैसा है, आगे से छोटा है। ये है तो मगरमच्छ जैसी संरचना, लेकिन है कैसा है? अलग। ये छोटी मोटी अपने मछलियों का सेवन करता है, मछलियां खाता है, लेकिन जो मगरमच्छ है वो किसी भी चीज को खा सकता है। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर। अब होगी बात किसकी? उत्पत्ति के आधार पर होगी कि उत्पत्ति के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। पहला होता है एक बार दंती। यहां से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत एक बार निकलते हैं? कितने दांत एक बार निकलते हैं? देखो हमको पता है 20 दांत तो हमारे जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। ठीक है, तो 12 दांत जो हैं वो एक बार ही निकलते हैं। कितनी बार निकलते हैं? एक बार निकलते हैं। अब वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर लें। एक बार दंती मोनोफायोडोंट का मतलब होता है जो जीवन काल में एक बार निकलने वाले दांत। जीवन काल में एक बार निकलते हैं। कौन कौन से हैं वो? मानव में तीसरे चवर्णक व अग्र चवर्णक, प्री मोलर और मोलर, यानी जो मोटे दांत हैं जिन्हें हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं? दाढ़ बोलते हैं, वो जीवन काल में एक बार निकलते हैं। टोटल कितने हो गए? 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12। लेकिन 20 दांत जो होते हैं वो जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। दूसरा आता है द्विवार दंती, डायफायोडोंट, यानी जीवन काल में 2 बार निकलने वाले दांत। जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। वो कौन कौन से हैं? मानव में कृतनक, यानी आगे वाले जो चपटे धारदार दांत है, चपटे, उनकी ऊपर वाले जबड़े में संख्या होती है 4, नीचे वाले जबड़े में संख्या होती है कितनी? 4। टोटल कितने हो गए? 8। कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए आपके 8। दूसरी हम बात करें रदनक की, दूसरी हम बात करें किसकी? रदनक की, तो इनकी संख्या तो हो जाएंगी 8। रदनक की जो संख्या होगी, देखो ऊपर वाले जबड़े में एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, 1 और 1 2। नीचे वाले जबड़े में राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2। तो टोटल इनकी संख्या कितनी होगी? 4। लेकिन पहले व दूसरे चवर्णक, पहले व दूसरे चवर्णक, ये कितने हो गए? 8 और 4 12। लेकिन इनकी संख्या कितनी होगी? 2 2 होगी। कितनी होगी? 2 2 ऊपर और 2 राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में, नीचे भी 2 राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 8 और 12 कितने हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे टोटल 20। तो 20 दांत कितनी बार निकलते हैं? 2 बार निकलते हैं पूरे जीवन काल के अंदर। आगे हम बात कर लेते हैं बहुवार दंती, पोलीफायोडोंट, जो जीवन, बहु मतलब बहुत, वार मतलब बार, दंती मतलब दांत, यानी बहुत बार निकलने वाले दांत जीवन काल में, वो हमारे अंदर नहीं पाए जाते। वो निम्न कशेरुकी यानी छोटे मोटे जानवरों के अंदर, छोटे मोटे जीवों के अंदर पाए जाते हैं। जीवन काल में कई बार निकलने वाले दांत अधिकांशतः निम्न कशेरुकियों में पाए जाते हैं।
आगे हम बात करते हैं, ये हो गया आपके दांतों की संरचना। दांत देख लीजिए किस प्रकार के होंगे। ये मुख गुहा है आपकी। इस मुख गुहा के अंदर, इस मुख गुहा के अंदर क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं, लार ग्रंथि भी पाई जाती है, जीभ भी पाई जाती है। देखो ये वाले जो दांत है, देखो 1 2 3 और 1 4, इनको तो बोला जाता है इनसीजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? इनसीजर बोला जाता है। इनसीजर का मतलब होता है कृंतक, यानी काटने वाले। और नाम से पता चल रहा है ना, सीजर, सीजर मतलब होती है कैंची, और कैंची क्या करती है? कट 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 करके कपड़ों को काटती है। तो काटने वाले, यानी इनका काम क्या होगा? भोजन को काटने का। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4। ऊपर वाले जबड़े में भी 4 है, तो नीचे वाले जबड़े में भी कितने होंगे? 4। अब धारदार चपटे दांतों से सटा हुआ जो दांत है, ये नुकीला होता है। ये कैसा होता है? नुकीला होता है। इन्हें बोलते हैं रदनक, कनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रदनक या कनाइन बोलते हैं। ऊपर वाले जबड़े में कितने होते हैं? ये 2 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 2। तो नीचे वाले जबड़े में भी कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि समान दांत पाए जाते हैं। ऊपर वाले जबड़े में भी 16 पाए जाते हैं, नीचे वाले में भी 16 पाए जाते हैं। टोटल कितने होते हैं? 32। तो कितने हो गए अपने पास? 2 ऊपर 2 नीचे, कितने हो गए? 4। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करने वाले हैं जो इन नुकीले दांतों से जो सटे हुए दांत हैं, वो हैं आपके अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक कैसे हैं? कौन से हैं अग्रचवर्णक? 2 राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में, 2 ही राइट साइड में और 2 ही लेफ्ट साइड में। 4 ऊपर है, 4 नीचे है, कितने हो गए? 8। कितने हो गए दोस्तों? 8। अब इन्हीं के, यानी आपके अग्रचवर्णक के बाद में जो पीछे आती हैं जो मोटी दांत हैं, वो है आपके 3। कितनी है? 3 है। तो 3 राइट साइड में और 3 क्या होंगी? लेफ्ट साइड में। 6 ऊपर हो गई, 6 नीचे हो गई, कितने हो गए? 12। तो ध्यान रखो 4 और 4 कितने हो जाएंगे? मतलब टोटल कितने होंगे कृतनक की संख्या? 8। 8 और 4, 8 और 4 12 हो गए। अब 12 और 12 कितने हो जाएंगे? 24। 12 और 12 यानी जो मोटी दांत है, जो मोलर है, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 24। 12 और 12 कितने हो जाएंगे? 24। लेकिन बचेंगे कौन अपने पास? ये भी तो बच रही है अग्रचवर्णक। ये ऊपर 4 पाई जाती है, नीचे भी कितनी पाई जाती है? 4। तो 24 और 4 कितने? 24 और 8 कितने हो जाएंगे अपने? 32 दांत हो जाएंगे। आगे हम बात करने वाले हैं, देखिए जो मानव के प्रत्येक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। मानव के प्रत्येक जबड़े में 16 दांत, जो 8 8 की 2 पंक्तियों में समान रूप से लगे होते हैं। अगर हम जो जबड़े की बात कर रहे हैं, तो हमने ऊपर वाला जबड़ा ले लिया, चाहे नीचे वाला जबड़ा ले लीजिए। ऊपर वाले जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं और ये 8 8 की पंक्ति में होते हैं। अगर हम ऊपर वाले जबड़े को नीचे वाले जबड़े को 2 बराबर भागों में तोड़ दें, अलग कर दें, तो बीच में से कटने कर, बिल्कुल नाक की सीध से कटने पर, तो इधर वाले जबड़े में कितने रह जाएंगे? आधे जबड़े में 8 और दूसरे वाले साइड वाले जबड़े में क्या हो जाएंगे? 8। ठीक है। अगर हम बात करें, मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। वो कौन कौन से अभी हमने बात कर ली थी। तो मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो पहला प्रकार है कृंतक, जिन्हें क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं। आगे की तरफ धारदार चपटे दांत। कैसे होते हैं दोस्तों? आगे की तरफ धारदार होते हैं, चपटे दांत होते हैं। ये देखो, जब हम स्माइल देते हैं या स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं, तो हमारे आगे के दांत दिखाई देते हैं, चपटे दांत। उन्हें बोला जाता है स्माइल टीथ बोला जाता है। और इन्हें एक नाम और दिया जाता है, नोज टीथ। क्या दिया जाता है दोस्तों? नोज टीथ दिया जाता है। नाक दांत यानी नोज टीथ भी इन्हें कहा जाता है। अब नोज टीथ क्यों कहते हैं भाई? हमें तो पता चल गया स्माइल टीथ इसलिए कहते हैं कि जब हम स्माइल देते हैं, स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं, तब हमारे आगे वाले जो चपटे दांत है वो दिखाई देते हैं। हमें खुद को दिखाई नहीं देते, लेकिन सामने वाले को दिखाई देते हैं, और सामने वाले का हमें दिखाई देते हैं। अब नोज टीथ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारी नाक है, बिल्कुल जो नाक की जो चौड़ाई है, यहां से और यहां तक होती है इनकी भी चौड़ाई, ये सेम नाक के जितनी ज्यादा चौड़ी, जितनी चौड़ी नाक होगी, उतने ही चौड़े क्या होंगे? हमारे दांत होंगे, और बिल्कुल सेम साइज में होंगे नीचे तक। ठीक है। तो ये नोज टीथ कहलाते हैं। अब नोज टीथ कहलाते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? स्माइल टीथ भी कहते हैं। ये हो गई हमारी बात, कर ली हमने स्माइल टीथ के बारे में। अब इनका कार्य क्या होता है? ये भोजन को काटने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं दोस्तों? भोजन को काटने का काम करते हैं। कृंतक से पता चल रहा है, इंसीजर से पता चल रहा है। इंसीजर मतलब अगर हम इन हटा दे तो सीजर बचेगा। सीजर का मतलब होती है कैंची, और कैंची काटने का काम करती है। और आपने नाम सुना होगा कृंतक प्राणी, और कृंतक प्राणी एक होता है हमारे चूहा। वो किसी भी चीज को काट देता है, कुतर कुतर करके काट देता है। तो कुतर कुतर करने वाले क्या होंगे? कृंतक होंगे, यानी काटने वाले। आगे हम बात करने वाले हैं,
और इनकी संख्या होती कितनी है, तो इनकी संख्या भी ध्यान रखना, इनकी संख्या होती है 8 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 8 होती है। किसकी? इनसीजर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 4 ऊपर होंगे, 4 नीचे होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं, कार्य इनका क्या है? भोजन को काटने का। आपने कोई भी चीज खाई, उनको काटना है, ठीक है। रोटी खा रहे हैं, कोई भी चीज खा रहे हैं, उनको काटने के लिए हम आगे वाले दांत का प्रयोग करते हैं। और बच्चों में, जो छोटे बच्चे हैं, उनमें सबसे पहले कौन से दांत आते हैं? तो वो भी कृंतक दांत आते हैं, इंसीजर आते हैं, ठीक है। रदनक, कैनाइन, ये कृंतक से सटे धारदार नुकीले दांत होते हैं। किससे सटे धारदार नुकीले दांत होते हैं दोस्तों? ये कृंतक से सटे धारदार नुकीले दांत होते हैं। जो हमारे नोज टीथ थे, उनके जस्ट सटे हुए, उनसे चिपके हुए, उनके साथ वाले जो दांत है, जो नुकीले हैं, धारदार हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रदनक कहा जाता है, कनाइन कहा जाता है। और ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं दोस्तों? भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। अब कैसे फाड़ते हैं? जैसे हम गन्ना खाते हैं, तो गन्ने को छील कर खाया जाता है। जब छीलते हैं तो हम कौन से दांत का प्रयोग करते हैं? कनाइन का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कनाइन का प्रयोग करते हैं। और जो मांसाहारी जो जीव हैं, जो कार्निवोरस हैं, जो मांसाहारी जीव हैं, जो मांस का भक्षण करते हैं, उनमें ये जो कनाइन होते हैं वो थोड़े लंबे पाए जाते हैं, बड़े पाए जाते हैं। जैसे आपके शेर, चीता वगैरह, ठीक है, भेड़िया, इनमें कैसे, जैसे कुत्ते, इनके अंदर कैसे पाए जाते हैं? थोड़े लंबे दांत पाए जाते हैं। कौन से? रदनक। लेकिन एक है हमारे हाथी। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। हमें लगता है जो बाहर निकले वाले, जो बाहर निकले हुए जो दांत होते हैं हाथी के, वो कैसे होते हैं? कनाइन। नहीं, कनाइन नहीं होते, वो कृंतक होते हैं, इंसीजर होते हैं दोस्तों। दांत वो जो रदनक है वो हाथी के मुंह के अंदर होते हैं, और जो बाहर निकले हुए होते हैं वो कृंतक होते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं हम? हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। तो मांसाहारी जीवों में रदनक बड़े होते हैं, कृंतक छोटे होते हैं। आगे हम बात कर लें, इनका कार्य क्या हो गया? भोजन को फाड़ने का। अग्र चवर्णक, जिन्हें क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। और एक आ रहा है हमारे चवर्णक, जिन्हें बोला जाता है मोलर। हाँ, एक बात और नहीं की थी हमने इसके अंदर, हमने बताया नहीं था कि रदनक की जो संख्या होती है वो कितनी होती है हमारे मानव के अंदर, हमारे अंदर कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। 2 ऊपर और 2 नीचे वाले जबड़े में होते हैं। अग्र चवर्णक और चवर्णक, प्रीमोलर और मोलर के बारे में बात कर लेते हैं। ये मोटे दांत होते हैं। कैसे होते हैं? ये मोटे दांत होते हैं। और इनका कार्य जो है, ये भोजन को पीसने का काम करते हैं, भोजन को चबाने का काम करते हैं, भोजन को मिक्सिंग का काम करते हैं, ग्राइंडिंग का काम करते हैं। जो हमने भोजन खाया, उनको चबाना है, तोड़ना है, मरोड़ना है, उनको उनका पीसना है, मिक्सिंग करनी है। उनका काम कौन करते हैं? आपके आपके अग्र चवर्णक और चवर्णक, यानी प्रीमोलर और मोलर, यानी मोटे दांत काम करते हैं। एक चीज और है, जो रदनक होता है, जो रदनक है, कैनाइन है, वो आंख की सीध में होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? आंख की बिल्कुल सीध में ये दांत होते हैं, आंख की बिल्कुल सीध में दांत होते हैं। इसलिए इन्हें आई टीथ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? आई टीथ भी कहा जाता है। और हम बात करें, जो अग्र चवर्णक होते हैं, आगे वाली जो दांत होते हैं, वो कहाँ होते हैं? गाल पर होते हैं। कहाँ होते हैं? गाल के पीछे होते हैं। और गाल को बोलते हैं चिक, तो इन्हें चिक टीथ भी कहा जाता है। और एक होता है विजडम टीथ, यानी अक्कल दाढ़। क्या कहते हैं? अक्कल दाढ़। वो अप्रोक्सीमेटली कम से कम 25 से 26, 20, 22 की उम्र में निकल आती है। किसी की में नहीं निकलती। अब किसी की में नहीं निकलती, पूरा जीवन काल हो जाता है, तो ये मत समझना उसके अंदर बुद्धि नहीं है, अक्कल नहीं है। वो निकलती भी है और नहीं भी निकलती, वो अवशेषी है। अवशेषी अंग में रखा गया है। किस में रखा गया है? अवशेषी भाग में रखा गया है। निकल भी सकती और नहीं भी निकल सकती। आगे हम बात कर लेते हैं। आगे है, ये हो गई आपकी इनकी संरचना, जो हमने बात करी थी। रदनक कैसा होता है, कृतनक कैसा होता है, अग्र चवर्णक कैसे होता है और चवर्णक कैसे होते हैं, इनका कार्य। तो ये वाले जो दांत है, ये तो कौन से हो गया? आपके कृतनक हो गया। ये वाला जो दांत है, ये आपके रदनक हो गया। ये वाला जो थोड़ा मोटा दांत दिख रहा है, ये आपके प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक हो गया। और इसी के साइड में दिखाई दे रहा है वो मोलर यानी चवर्णक हो जाएगा। ये थोड़े मोटे होते हैं और ये पीछे की तरफ होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं दांतों के बारे में ही। आगे बढ़ने वाले हम दंत सूत्र। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र पढ़ने वाले हैं। अब दंत सूत्र में देखिए, मानव के चारों प्रकार के दांतों को, मानव के चारों प्रकारों के दांतों की संख्या को एक समीकरण के द्वारा
किसके द्वारा? एक न्यूमेरिकल, एक समीकरण द्वारा दर्शाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? दंत सूत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? दंत सूत्र कहा जाता है। और इस सूत्र में एक जबड़े के आधे भाग के दांतों को दर्शाते हैं। कितने भाग को दर्शाते हैं? हमारे दो जबड़े हैं, और दो जबड़ों में ऊपर वाले जबड़े में कितने हैं? 16 दांत। नीचे वाले जबड़े में कितने दांत हैं? 16 दांत। तो ऊपर वाला जबड़ा ले लीजिए, चाहे नीचे वाला जबड़ा ले लीजिए, और इस एक जबड़े को भी क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए। अब आधे वाले भाग में से हम दांत लेंगे। कितने, किस भाग में से लेंगे? आधे वाले भाग में से, यानी 16 में से कितने रह जाएंगे? 8 लेंगे। कितने लेंगे? 8। अब वो कैसे लेंगे ये देख लीजिए। दंत सूत्र होता है ICPM बटे ICPM। आई का मतलब हो गया इंसीजर। आई का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? आई का मतलब आपके इंसीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसीजर हो जाएगा, यानी कृंतक। सी का मतलब हो जाएगा आपके कनाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनाइन हो जाएगा, यानी आपके रदनक। और पीएम का मतलब हो जाएगा प्रीमोलर हो जाएगा, यानी आपके अग्रचवर्णक प्रीमोलर। और एम का मतलब हो जाएगा आपके मोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोलर हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं कि कैसे होगा। आई का मतलब इंसीजर हो गया, सी का मतलब कनाइन हो गया, पीएम का मतलब प्रीमोलर यानी चवर्णक हो गया, अग्रचवर्णक, और एम का मतलब क्या हो गया? मोलर। आगे बात करते हैं दांतों की कुल संख्या। अब दांतों की कुल संख्या निकालनी है। अब दांतों की कुल संख्या निकालनी है तो दंत सूत्र में दांत गुणा 2, दंत सूत्र में दांत और क्या कर दो? गुणा 2 कर दो। अब हमें पता है, हमने आधा भाग लिया है। क्या लिया है हमने? आधा भाग लिया है। दंत सूत्र में एक जबड़े का आधा भाग लिया जाता है, आधे संख्या दांतों की ली जाती है। हमें पता है ऊपर वाले जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं, लेकिन आधा कर दिया। कितना कर दिया? आधा कर दिया। और हम फॉर्मूले के हिसाब से रख रहे हैं, तो फॉर्मूले के अंदर आई का मान यानी इंसीजर, इंसीजर मतलब आपके कृंतक, और एक जबड़े में 4 होते हैं, आधे में क्या हो जाएंगे? 2। कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। आई 2 रख दिया। सी मतलब आपके कनाइन, कनाइन ऊपर वाले जबड़े में 2 होते हैं, तो आधा कर दिया। कितने हो जाएंगे अपने? 1 रह जाएगा। तो 2 1। फिर हमने पीएम की बात करते हैं, यानी प्रीमोलर यानी चवर्ण की बात करते हैं, तो 2 1। अब कितने हैं? क्योंकि हमको पता है ऊपर वाले जबड़े में या नीचे वाले जबड़े में, यानी एक जबड़े में 4 प्रीमोलर होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो आधा कर दिया तो कितने रह गए? 2 रह गए। अब हमें पता है जो मोलर यानी जो मोटे दांत होते हैं, जो चवर्णक होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में कितने होते हैं? 6 होते हैं। नीचे वाले जबड़े में भी कितने होते हैं? 6। लेकिन हमने जबड़े को क्या कर दिया? आधा कर दिया। ऊपर वाले या नीचे वाले किसी भी जबड़े को हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया। तो 6 के कितने रह जाएंगे? 3 रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे? 3 रह जाएंगे दोस्तों। कितने रह जाएंगे? 3 रह जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा गया है। ये तो हो गई परमानेंट डेंटल फॉर्मूला, यानी स्थायी दांत। कैसे दांत? स्थायी दांत। और एक हो गए अस्थायी दांत, जो बच्चों में होता है। बच्चों का पूछता है वो कि बच्चों में कितने होते हैं। डेंटल फॉर्मूला निकाले, यानी टेम्परेरी वाला निकाले, और एक परमानेंट। ये परमानेंट के हो गए। 2 1 2 3। अब गुणा किससे कर दिया हमने? 2 से कर दिया। गुणा किससे कर दिया? 2 से कर दिया। 2 का कितना हो जाएगा? 4। 2 से 1 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4। 3 को 2 से गुणा करेंगे, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। देखिए ऊपर वाले जबड़े में कितने हो गए दांत? 16 दांत हो गए। ऊपर वाले जबड़े की निकल के आ गई, क्योंकि ऊपर वाले जबड़े में जो प्रीमोलर होते हैं वो कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। मोलर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। रदना कृतना कितने होते हैं? 4 होते हैं। और रदना कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये निकल के आ गया आपके। ठीक है, तो परमानेंट डेंटल फॉर्मूला में ध्यान रखना, सीधी सीधी संख्या देगा 2 1 2 3। ये होता है परमानेंट डेंटल फॉर्मूला, यानी परमानेंट यानी स्थायी दांत। उनकी संख्या कितनी होगी? 2 1 2 3 रखनी है अपन को। आगे हम बात कर लेते हैं। ये निकाल ही दिया आपको। दांतों से संबंधित अब शब्दावली के बारे में बात करेंगे कि दांतों से संबंधित शब्दावली भी पूछी जाती है। अब वो कौन कौन सी है तो ध्यान रखना। मानव दांत के 3 भाग होते हैं। मानव दांत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? अब वो 3 भाग हम बात कर लेते हैं। पहला होगा ऊपरी भाग, जिसे बोलते हैं अपर पार्ट। ऊपर मतलब अपर, और अपर मतलब होता है ऊपर। ध्यान रखना, अपर का मतलब क्या होगा? ऊपर होगा। तो ऊपरी भाग, यह भाग मसूड़े के ऊपर निकला होता है, या यह भाग मसूड़े के ऊपर रहता है, जिसे शिखर या क्राउन कहते हैं। और किसी भी चीज हो, कोई भी चीज हो, जब वो शिखर पर जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? ऊपर गई है वो चीज। और देखा होगा जो मिस यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड है, उनका जब खिताब जीतता है कोई भी, तो उनके सिर पर ताज पहनाया जाता है।
और ताज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्राउन। और शिखर को भी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्राउन। तो हमेशा ऊंची चीज होती है उसे क्राउन बोलते हैं, ताज भी हमेशा ऊपर पहुंचाया फहराया जाता है। तो ध्यान रखना, जो दांतों का ऊपरी वाला जो भाग होता है, ऊपर वाला भाग, उसे क्या कहा जाता है? क्राउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? क्राउन कहलाएगा। ये देख लीजिए, हमने दांत बना दिया, ठीक है, ये हमने गम्स बना दिए यानी मसूड़ा बना दिया, इसके अंदर ये रूट हो गई, ठीक है, जड़ हो गई। अब ये वाला जो भाग होगा दांत का, कौन सा वाला भाग? ये वाला जो भाग होगा, ये वाला भाग कहलाता है आपके क्राउन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्राउन कहलाता है। जो मसूड़े के ऊपर निकला रहता है, मसूड़े के अंदर नहीं, मसूड़े के ऊपर वाला भाग क्राउन कहलाएगा, शिखर कहलाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट भाग के बारे में, मध्य भाग के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों? मध्य भाग के बारे में बात करते हैं। मध्य भाग क्या होता है? अब है मध्य भाग। मध्य भाग यह जड़ व शिखर के मध्य का भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रीवा या नेक कहते हैं। देखिए दोस्तों कैसे होगा। अब हम एक संरचना बनाते हैं। ये दांत, हमने संरचना बना ली दांत की, ये मसूड़े हो गए। अब इन मसूड़ों के अंदर क्या है? यहाँ पर जड़ें हैं। ये क्या है? जड़ें हैं। तो देखिए अब ये कहलाता क्या है? ये हो गया ऊपर वाला भाग जो हो गया, ये तो क्राउन हो गया यानी शिखर हो गया। शिखर और जड़ के मध्य वाला भाग क्या कहलाता है? ये वाला भाग आपके ग्रीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रीवा यानी नेक कहलाता है। अभी हमने बात की थी क्राउन। क्राउन होता है सिर पर पहनाया जाता है यानी ताज। तो ऊपरी वाला जो भाग होता है दांतों का, ये ऊपरी वाला भाग क्राउन कहलाता है। लेकिन क्राउन और जड़ के मध्य वाला भाग क्या कहलाएगा? आपके जड़ के मध्य वाला भाग क्या कहलाएगा? आपके ग्रीवा यानी नेक कहलाएगी। और देखिए दोस्तों, जड़ हमारी कहाँ है? पैर। हमारे पैर क्या है? जड़ का ही काम कर रहे हैं। हम चिपके हुए हैं, हमें रोके रखा है, खड़े हैं हम, जड़ के द्वारा खड़े हैं। पेड़ खड़ा है, जड़ के द्वारा खड़ा है। जड़ क्या होंगी? नीचे होंगी। मकान खड़ा है, तो मकान घर, उनकी भी जड़ यानी नींव कहाँ होगी? नीचे। जब नीचे होगी तो नीचे वाला भाग में क्या होती है? जड़ होती है। ऊपर क्या होगा? शिखर। लेकिन बीच में हमारी क्या आ रही है? गर्दन आ रही है। इसी प्रकार इनका भी क्या होती है? गर्दन यानी नेक होती है, ग्रीवा होती है। आगे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भाग होता है आपके निचला भाग, जिसे बोलते हैं लोअर पार्ट। वो निचला भाग क्या होता है? मसूड़े के भीतर धसा रहता है। ये मसूड़े के भीतर धसा रहता है। अंदर वाला जो भाग होता है, अंदर नीचे वाला भाग, जिसे हम क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं, रूट कहते हैं। और रूट हमेशा क्या होती है? जड़ कहाँ होती है? नीचे होती है। आगे हम बात करने वाले हैं इनेमल के बारे में, कि इनेमल क्या होता है। मानव शरीर का सबसे मजबूत या कठोर पदार्थ वो कौन होता है? इनेमल होता है। और मानव शरीर की सबसे कठोर या मजबूत हड्डी वो कौन सी होती है? आपके मैंडिबल होती है। और मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी वो तो सबको पता है, स्टेपिस होती है। आगे हम बात करने वाले हैं। और सबसे छोटी भी हड्डी होती है। दांत के ऊपर सफेद चमकीली परत होती है, जिसे इनेमल कहते हैं। दांतों के ऊपर कैसी परत होती है? सफेद चमकीली परत होती है, और वो मजबूत होती है, जिसे क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। और इनेमल हमारे दांतों को घिसने से, दांतों को सड़ने से, दांतों को खराब होने से बचाता है। इनेमल क्या काम करता है? दांतों को सड़ने से बचाता है, दांतों को घिसने से बचाता है, दांतों को खराब होने से बचाता है। लेकिन इनेमल जब मानव शरीर के मुंह का पीएच मान, यानी हमारा मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, तो इनेमल की परत धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है, संचारित होने लग जाती है। एसिड बनता है ना, इसलिए। तो एसिड यानी तेजा, वो किसी भी चीज को क्या कर देता है? संचारण करके उसको खत्म कर देता है, खराब कर देता है। तो इनेमल की परत भी क्या हो जाती है? धीरे धीरे हासित होने लग जाती है, कमजोर होने लग जाती है। और वो धीरे धीरे दांत क्या होने लग जाते हैं? सड़ने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं, कैविटी हो जाती है उनमें। तो हम बात कर रहे हैं मानव शरीर का। यह मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, ठीक है, और सबसे मजबूत पदार्थ भी होता है। नेक्स्ट आती है मज्जा गुहा, जिसे क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पल्प कैविटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे? पल्प कैविटी बोलेंगे। अब ये मज्जा जो गुहा होती है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रत्येक दांत के अंदर एक गुहा पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? मज्जा गुहा कहते हैं। जैसे हमारी हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर क्या पाई जाती है? हड्डियों के अंदर क्या पाई जाती है? खोखला भाग होता है। हड्डियां भी, कुछ हड्डियां खोखली होती हैं, कुछ हड्डियां अपने फुल होती हैं, ठीक है, उनमें कोई खोखला भाग नहीं पाया जाता। लेकिन जो हड्डियां खोखली होती हैं, उनके अंदर क्या पाई जाती है? मज्जा पाई जाती है, मज्जा गुहा। और उस मज्जा गुहा के अंदर क्या होता है? एक अस्थि मज्जा, बोन मैरो, जो किसका निर्माण करती है? रक्त का निर्माण करती है। और वो भी दो प्रकार की मज्जा, अस्थि मज्जा होती है। एक होती है लाल अस्थि मज्जा, और एक होती है सफेद अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा किसका निर्माण करती है? वो आपके करती है आरबीसी का। और एक पीली अस्थि मज्जा होती है, सॉरी सफेद नहीं, पीली अस्थि मज्जा होती है, वो आपके प्लेटलेट का निर्माण करती है। बात करते हैं, और डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण करती है, ये भी ध्यान रखना। आगे हम बात करने वाले हैं मज्जा गुहा के अंदर आपके तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं और आपके रक्त कोशिकाएं होती हैं।
मज्जा गुहा के अंदर क्या होती है, तंत्रिका कोशिकाएं होती है और रक्त नलिकाएं होती हैं। जब दांत खराब होने लग जाते हैं, जब इनेमल की परत खराब होने लग जाती है, खत्म होने लग जाती है, तो दांतों के अंदर गुहा बन जाती है, कैविटी हो जाती है। और पीछे वाली जो दांत है हमारे प्रीमोलर है, मोलर है, इनके अंदर जब वो दांत धीरे धीरे मतलब खराब होने लग जाते हैं, ऊपर की परत हट जाती है, तो खोखले होने लग जाते हैं। और हम ठंडा गर्म जो भी खाते हैं तो सेंसिटिविटी सी होती है, झंझनाहट महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऊपर वाला भाग हट गया, और ऊपर वाला भाग हटा तो दंतास्ति भी हट जाती है। यानी दंतास्ति यानी जो दांत होते हैं वो पूर्णतः किसके बने होते हैं? सबसे ज्यादा वो दंतास्ति के बने होते हैं, दांतों की हड्डी यानी डेंटाइन के बने होते हैं। और डेंटाइन किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है, अब जब वो दांत खराब होने लग जाएंगे तो जो दांत के अंदर जो मज्जा गुहा पाई जाती है, पल्प कैविटी पाई जाती है, उसके अंदर जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो रक्त नलिकाएं होती हैं, रक्त छोटी बारीक नसें होती हैं, उनमें झुंझुनाहट होने लग जाती है। और जैसे हम जीव वगैरह या कोई भी चीज लगती है तो हमें दर्द का अनुभव होता है, क्योंकि वहां तंत्रिका कोशिकाएं हैं। और तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती हैं? दर्द वाले संकेत को तुरंत मस्तिष्क के पास लेकर जाती हैं। पता है हमारे शरीर में एक ऐसा भाग भी है जहां पर तंत्रिका कोशिकाएं बहुत कम पाई जाती हैं, जहां कितना ही उसको दर्द दे दे लेकिन वहां पर दर्द का अनुभव नहीं होता। वो भाग है कौन सा? कोहनी है। कौन सा है दोस्तों? कोहनी भाग है। जो ये कोहनी है ना आपकी, इस कोहनी के जस्ट नीचे आप कितना ही जोर से इसको भींच लीजिए, कितना ही जोर लगा लीजिए, आपको दर्द का अनुभव नहीं होगा। दर्द का अनुभव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन्स बहुत कम है। लेकिन जैसे ही हम आगे कहीं पर भी मतलब टीमटी भरते हैं तो हमें क्या होता है? दर्द का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन्स हैं। और ये न्यूरॉन्स क्या करती हैं? मस्तिष्क के पास संदेश पहुंचा देती है दर्द के। ठीक है, और वो किस में जाते हैं? वो थैलेमस में जाते हैं, क्योंकि बाह्य जो आघात होते हैं, बाह्य बाहर से, बाहरी वातावरण से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं, अगर चोट लगी, कांटा लगा, वो थैलेमस में जाते हैं। अंदर कोई दर्द हो रहा है तो वो हाइपोथैलेमस में जाते हैं। वो तंत्रिका भाग है, वो हम आगे बात करने वाले हैं उसके बारे में। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर क्या नहीं है, न्यूरॉन्स बहुत कम है। और यही चीज हमें एनेस्थीसिया में यानी आपके बेहोशी में काम आती है। ठीक है, कि बेहोश कैसे होता है? जब अपन बेहोशी का एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, क्लोरोफार्म या नाइट्रस ऑक्साइड सुंगा दी जाती है, उसके बाद व्यक्ति बेहोश हो जाता है। वो हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, अब ये दंतास्ति के बारे में बात कर ले। दांत का ज्यादातर भाग किसका बना होता है? डेंटाइन यानी दंतास्ति का बना होता है, जो कड़ी व पीले रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? कड़ी व पीले रंग की होती है। नेक्स्ट आती है आपके सीमेंट परत। अब ध्यान रखना, दांतों को तो कोई जोड़ने वाला होगा। अब दांत जुड़े किसके द्वारा है? मसूड़ों के द्वारा, हमको पता है। लेकिन एक परत भी पाई जाती है जो दांतों को जोड़े रखने का काम करती है, सीमेंट परत। हमने ईंट से ईंट जोड़कर तो दीवार बना दी, लेकिन दीवार को मजबूती तो प्रदान करनी पड़ती है। वो या तो चूने से होगी या फिर किससे होगी? सीमेंट से होगी। तो ग्रीवा और जड़ की बाह्य परत सीमेंट परत कहलाती है, जो जोड़े रखती है दांतों को। ठीक है, ये हो गई आपके सामने, ये देख लीजिए। थोड़ा डायग्राम ऊपर जूम करके देख लेते हैं। देखो, ये वाला जो भाग है ना, दिख रहा है आपको? आराम से दिख रहा होगा, क्लियर। ये वाला जो भाग है, ऊपर वाला भाग, ये तो है आपके इनेमल की परत है। कैसी है दोस्तों? ये हो गई आपके इनेमल की परत। ये वाली कैसी परत है? इनेमल की परत हो गई। अगर हम बात करें डेंटाइन यानी दंतास्ति का बात करें, तो ये पीली वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पीला वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, वो हो गया आपके डेंटाइन यानी दंतास्ति हो गई। ये जो लाल वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये आपके मसूड़े हो गए यानी गम्स हो गए। ये रूट कैनाल दिखाई दे रही है। रूट का मतलब होता है जड़, और कैनाल का मतलब होता है नाल, जिसके अंदर होकर क्या जाए, जो नसें जा रही हैं, जड़ें जा रही हैं, वो वाला भाग क्या कहलाएगा? रूट कैनाल। ये भाग किससे, दांत किससे जुड़े हुए हैं? हमारी हड्डी से जुड़े हुए हैं। है तो मसूड़े ऊपर, लेकिन जुड़े किससे हैं? हड्डी से जुड़े हुए हैं। तो ये हड्डी से जुड़े हुए दांत है, जबड़े की हड्डी से जुड़े हुए दांत है, तो ये जबड़े की हड्डी हो गई यानी बोन हो गई। ये हो गई आपके सीमेंट हो गई, जो मजबूत, जो दांत को किससे जोड़े रख रही है? मसूड़े से यानी जोड़े रख रही है, हड्डी से जोड़े रख रही है। नेक्स्ट आ रही है आपके नर्व और ब्लड वेसल्स। नर्व मतलब होती है तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल बोलते हैं। ब्लड वेसल मतलब होती है रक्त कोशिकाएं, सॉरी रक्त नलिकाएं होती हैं आपके, जो जा रही हैं दांत के अंदर, ये जा रही। ये पल्प कैविटी हो गई आपकी। क्या हो गई दोस्तों? ये पल्प कैविटी हो जाएगी, जिसके अंदर तंत्रिका कोशिकाएं और रक्त कोशिकाएं होती हैं। ये वाला जो भाग होता है दांत का, हमें हमको तो बाहर से यही दांत दिखाई, बाहर से यही हिस्सा दिखाई देता है दांत का। ये वाला तो कहाँ होता है? मसूड़े के अंदर होता है। और ये वाला भी भाग कहाँ होता है? मसूड़े के अंदर होता है। ऊपरी भाग को हम क्राउन बोलते हैं। मध्य वाले भाग को क्या बोलते हैं? जो मसूड़े और क्राउन के मध्य होता है, जड़ और क्राउन के मध्य होता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रीवा यानी गर्दन बोलते हैं, नेक बोलते हैं। और जो मसूड़ों के नीचे होता है, वो क्या कहलाता है? रूट कहलाता है, जहां पर दांतों की जड़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर ले। एनके शर्मा रेलवे क्लासेज का ऐप है, इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको जो ऑनलाइन क्लासें होंगी वो इस पर उपलब्ध होंगी। आगे हम बात करते हैं एनके शर्मा रेलवे क्लासेज
का जो टेलीग्राम चैनल है इसे अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बुक्स और नोट्स, क्लास नोट्स की फ्री पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो हमारे रेलवे भर्ती से संबंधित न्यूज एंड अपडेट के लिए फॉलो करें फेसबुक पेज एनके शर्मा रेलवे क्लासेस जयपुर। तो हमारा फेसबुक पेज है, इसे भी आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे से संबंधित डेली अपडेट आपको पेज पर मिल जाएगी। आगे हम बात करते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो एनके शर्मा रेलवे क्लासेस जयपुर वाला जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपको रेलवे संबंधित जानकारी मिलती रहे और क्लासे मिलती रहे। आगे हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती से संबंधित या रेलवे भर्ती परीक्षाओं से, जैसे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, आरपीएफ, एनटीपीसी और आरआरबी जेई हेतु फ्री बुक्स व नोट के पीडीएफ मोबाइल नंबर 9636868504 व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमें मैसेज करके भी आप फ्री बुक्स नोट्स उपलब्ध करवा देंगे आपको। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।